हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हाई कोर्ट के जजेस की करप्शन के रेफरेंस से है। जो जजेस करप्शन करते हैं वो बच कैसे जाते हैं। ये बड़ी एक अजीब और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज करप्शन में मुर्तकिब मुलव्वस पाया जाए या सुप्रीम कोर्ट का जज, उसके लिए फ़ोरम ये है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। वहाँ पे एक रेफरेंस जाता है या किसी भी सोर्स से वहाँ पे कोई कंप्लेंट जाती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसकी हेयरिंग करती है और जो एक्यूज़ जज है उसके मुतल्लिक फ़ैसला करती है। तो आज तक जितने भी रेफरेंस फाइल हुए हैं जजेस के ख़िलाफ़, तो बड़ी अजीब बात उसमें देखी गई है कि बल्कि एक भी जज ऐसा नहीं है जिसको करप्शन में मुलव्वस डिक्लेयर किया गया हो और उसकी सर्विस टर्मिनेट करके की गई हो और तमाम बेनिफिट्स उससे वापस ले लिए गई हो, उसको सज़ा हुई हो। तो सरदस में ये थोड़ा सा आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस से बात करके कि ये होती क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का आर्टिकल है 209 जो कि डील करता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो कंसिस्ट करती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो जो उनके बाद मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं वो मेंबर होते हैं, और दो और मेंबर होते हैं जो कि मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, चारों प्रोविंसेस के जो भी सीनियर चीफ जस्टिस होंगे वो मेंबर होंगे। टोटल 5 मेंबर्स होंगे। ये हेयरिंग करेंगे ऐसी कंप्लेंट की, मिसकंडक्ट की कंप्लेंट की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ जो भी कंप्लेंट्स दी गई हों। तो मैं ये शुरू की यहाँ से चले करते हैं कि चौधरी इफ्तिखार एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस फाइल हुआ था जो कि उन्हें एक्विट कर दिया गया। उसके बाद जो दीगर जजेस हैं, पहले उनका ज़रा नाम ले लिया जाए। उसके बाद शौकत सदीकी साहब थे जो कि इस्लामाबाद के जस्टिस से, फिर काजी फायज़ ईसा साहब, फिर फ़र्रुख इरफान साहब लाहौर हाई कोर्ट के, फिर उसके बाद मज़हर इकबाल सिद्धू और एक और जज ये भी हाई कोर्ट लाहौर के, और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ये भी हाई कोर्ट के जज हैं। तो इन सब के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हुए। तो इनको ज़रा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। चौधरी इफ्तिखार का चले एक्विट हो गया। शौकत सदीकी साहब को कन्विक्ट किया गया कि उन्होंने स्पीच की थी ISI के ख़िलाफ़ और आर्मी के ख़िलाफ़। तो उस वक्त जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड कर रहे थे वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे। तो उन्होंने उन्हें मिसकंडक्ट का एक्यूज डिक्लेयर किया और सज़ा के तौर पर उनकी सर्विस ख़त्म कर दी गई। तमाम बेनिफिट्स उनसे वापस ले लिए गए। उन्हें कोई बेनिफिट, ज़ाहिर है जब कन्विक्शन हो जाए तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उन्हें कन्विक्ट किया गया। फिर जो 2 केसेस ऐसे हैं जो कि ज़्यादा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, उनमें बड़ा एक मिस्ट्री सी नज़र आती है। पहले ये बात मद्देनज़र रखें कि मिसकंडक्ट में शौकत सदीकी को अगर टर्मिनेट किया गया है सर्विस से, तो वो तो एक स्पीच थी कि मिसकंडक्ट था कि उन्हें बीइंग अ जज इस तरह स्पीच नहीं करनी चाहिए थी। अब जो करप्शन करते हैं, जो दूसरी पार्टियों के साथ मिलते हैं, जो कि नज़र आता है कि उन्होंने पैसे लिए हैं उस केस को डिसाइड करने में, तो ऐसे जजों के मुतल्लिक क्या हुआ। उनमें 2 जजों के नाम आते हैं, मज़हर इकबाल सिद्धू और दूसरे हैं मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। इन पर एलिगेशन की नोयत ये थी कि इन्होंने कलरफुल एक्सरसाइज की है। नज़र आता है ऐसे कि जैसे इन्होंने मिली भगत करके, करप्शन करके, पैसे लेके किसी एक ख़ास पार्टी के साथ मिल के उसे फेवर दी है। तो मज़हर इकबाल सिद्धू के मतलब पहले बात कर लेते हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। तो उनका केस जब फिक्स हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उससे 2 दिन पहले उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्हें ऑप्शन दी गई कि रिज़ाइन कर दें वरना कन्विक्शन हो सकती है। और ऐसा भी होता है कि जब हेयरिंग हो रही हो तो ये ऑप्शन दे दी जाती है कि आप रिज़ाइन करेंगे या मज़ीद प्रोसीड किया जाए, जिसमें नज़र आता है कि आपकी कन्विक्शन हो जाएगी या आपको सज़ा हो जाएगी या आप डिक्लेयर कर दिए जाएंगे मिसकंडक्ट किए। तो मज़हर इकबाल सिद्धू ने तो जिस तरह का रिज़ाइन किया, वो अगर रिज़ाइन की कापी मेरे पास होती तो मैं दिखाता। उसमें तो अच्छे तरीके से वो एक फ़िक्रा भी नहीं लिख सके
कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ ऑन व्हाट बेसिस, एक फिक्रा था जल्दी जल्दी बड़ी उजलत में रिज़ाइन करके। अब इसका जो ऐसा पहलू जिसे अफसोसनाक कहा जा सकता है कि करप्शन में मुलव्वस क्लियर एक जज पाया जाए और वो सिर्फ रिज़ाइन कर दे तो उसके ख़िलाफ़ नेक्स्ट प्रोसीडिंग रुक जाती है और तमाम बेनिफिट्स उसे दे दिए जाते हैं, पेंशन उसे मिलती है, बाकी जितने भी पर्क्स हैं वो सारे रिटायरमेंट के जितने बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। तो ये तो एक केस हो गया मदर इकबाल सिद्धू का, जिसे सारे बेनिफिट्स भी मिल गए। तो पब्लिक डेफिनेटली ये जानना चाहती है कि जो जजेस करप्शन में वाज़ेह तौर पे मुलव्वस पाए जाते हैं उन्हें ऑप्शन क्यों दी जाती है कि वो रिज़ाइन करें या उनके खिलाफ प्रोसीड करके उन्हें सज़ा दी जाएगी। तो ये क्यों, ऐसा क्यों उन्हें ऑप्शन ये क्यों दी जाए कि ऐसी ऑफ़र क्यों की जाए? तो ऐसा देखने में आता है। तो ये तो मदर इकबाल सिद्धू का केस। अब जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ है केस या ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं दूसरे केस में, वो है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। ये मोहतरम अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। 3-4 माह पहले गालिबन मई में उनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई है। पहले वो लाहौर हाई कोर्ट में जज थे, तो उन्हें एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, जो कि 2025 में रिटायर होंगे। तो उनके मतलब वाज़ेह तौर पे 2014 में आसिफ खोसा साहब ने एक डिसीजन दिया कि ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए हैं। बड़ी डिटेल जजमेंट थी 39 पेजेस की आसिफ खोसा साहब से, 2 दूसरे जज साहिबान थे। वो कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक अपील जो पेंडिंग थी सुप्रीम जो डिसाइड की आसिफ खोसा साहब ने। तो जो सूरत हाल उसमें सामने आई तो उस पर उन्होंने रिमार्क किए, बड़े सख्त रिमार्क्स थे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, और वाज़ेह तौर पे उन्हें मुर्तकिब करार दे दिया गया मिसकंडक्ट का। वाक़या क्या था? वाक़या भी ऐसा है कि जब मैं एलेबरेट करूँगा तो आप ख़ुद भी असेस कर सकेंगे कि ये हुआ क्या था। हुआ ये था कि 2012 में मुज़ाहिर अली अकबर ने एक बेल आई पहले उनके पास, तो उन्होंने खारिज कर दी, इस तरह खारिज कर दी कि जो काउंसिल थे उन्होंने एट सम लेंथ आर्गू किया। केस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का केस था। ये वो एक्यूज़ था जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी एक मर्डर केस में। एक्यूज़ का नाम था नज़ीर अहमद। तो वो बेल तो वापस विड्रा कर ली गई इस काउंसिल की तरफ से कि जी एट सम लेंथ आर्गू करने के बाद। अब उसके बाद ये सारा ड्रामा जो सारा कुछ हुआ है कि जो कि मिसकंडक्ट की तरफ जा रहा है, जिसे आसिफ खोसा साहब ने भी होल्ड किया कि ये मुज़ाहिर अली अकबर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हैं। वो क्या हुआ, उसी एक्यूज़ ने एक और बेल एप्लीकेशन दी जो एक दूसरे जज के पास लगी। अब्दुस्तार असगर साहब नाम है उनका, ये जस्टिस से लाहौर हाई कोर्ट के, और ये वाक़या है 2012 ही का। तो उन्होंने बेल रिजेक्ट कर दी कि बेल नहीं बनती, सस्पेंशन का केस नहीं बनता, जो भी था। तो अब दोबारा से नई कहानी जो शुरू हुई, जो बड़ी ही मैं क्या कहूँ, चलिए आप खुद नाम दे लीजिएगा कि अब उसी एक्यूज़ ने नज़ीर अहमद ने कुछ अरसे बाद दोबारा से बेल अप्लाई की, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, और वो फिक्स हुई मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जजमेंट दी थी उसमें ये भी होल्ड किया था कि ये मुज़ाहिर साहब के पास कैसे फ़िक्स होगी। उन्होंने ऑफिस के मतलब भी एक्सटेनियस रीजंस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि ये कोई ऑफिस से मिली भगत करके लगवाई गई है केस मुज़ाहिर साहब के पास, वरना अब्दुस्तार असगर ने पहली बेल रिजेक्ट की है, डिसअलाउ की है, तो उन्हीं के पास जानी चाहिए थी। ये कैसे लग गई मुज़ाहिर अली अकबर के पास? तो उसमें आसिफ खोसा के भाई ने मज़ीद ये भी होल्ड किया कि इसमें एक तो कलरफुल एक्सरसाइज नज़र आती है, दूसरे इसमें जो एक और चीज़ नज़र आती है कि इसमें बाकी तो हालात सेम थे, लेकिन काउंसिल ऑफ द पार्टी चेंज हुए हैं, जो कि एहसन भून साहब थे। तो ये भी उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सिर्फ ये डिफरेंस था कि काउंसिल नया किया गया है, आपस से मिली भगत करके मुज़ाहिर अली अकबर साहब के पास ये केस लगवाया गया है, और उसमें मुज़ाहिर अली अकबर साहब ने बेल लो कर दी, सस्पेंशन कर दी, तो रिलीफ मिल गई। ये एक बड़ा अजीब सा डिसीजन था। तो अब हुआ ये कि जो डिसीज पार्टी थी
जो मुद्दई पार्टी थी उस केस की, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, अपील कर दी उन्होंने। अपील में जब खोसा साहब के पास ये सारा केस पुट हुआ तो ये सारी सूरत सामने आई, तो उन्होंने बड़ा सख्त रिमार्क दिए, जो कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। तो ऐसे रिमार्क दिए मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मतलब भी। तो उसके बाद हुआ कि रिव्यू में चले गए, रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कि जी वो रिमार्क्स एक्सपंज किए जाएँ। तो वो रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई, आसिफ खोसा साहब ने वो खारिज कर दी। तो इसी बुनियाद पे 2016 में मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल किया गया कि जी वाज़े तौर पे मिसकंडक्ट के मुर्तकब डिक्लेयर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ से। तो ये रेफरेंस चलता रहा। अब इस रेफरेंस में बड़े ही ट्विस्ट आए हैं। ये और ज़्यादा एक ऐसी स्टोरी है जो कि माइट भी कि किसी वक्त पिक्चराइज की जाए इसे किया जाए, ऐसी अजीबोगरीब स्टोरी है। तो 2016 में ये रेफरेंस जब हेयरिंग के लिए फ़िक्स हुआ तो मज़ाहिर नकवी साहब के वकील ने ऑब्जेक्शन किया आसिफ खोसा साहब की उस बेंच में मौजूदगी पर। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बेंच था कि आप कैसे हो सकते हैं, आपने तो रिमार्क्स दिए हुए हैं, तो आपको तो इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को विड्रा कर लिया उस बेंच में। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ कि 2018 में साकिब निसार साहब हेड कर रहे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो उन्होंने क्या किया, जो शो का नोटिस दिया गया था मज़ाहिर साहब को मिसकंडक्ट का, वो विड्रा कर लिया, यानी उन्हें एक्विट कर दिया गया। अब बड़ी ही मिस्टीरियस सी सिचुएशन है कि वो रिमार्क्स कहाँ गए, वो जजमेंट कहाँ गई जो कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ खोसा साहब ने अपनी जजमेंट में दी थी कि ये जज साहब वाज़े तौर पे मिसकंडक्ट के मुर्तकिब, करप्शन के मुर्तकिब पाए गए हैं। अब वो कहाँ गई, जब वो होल्ड कर चुके हैं तो बाद में साकिब निसार साहब कैसे उन्हें एक्विट कर सकते हैं। और नॉट ओनली कि वो एक्विट हुए, और उसके बाद वो जितना भी अरसा था ये प्रोसीडिंग चलती रही, उनके ख़िलाफ़ केस चलता रहा, तो वो अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करते रहे। वो तो चले एक लीगल पोजीशन है कि अगर सुप्रीम वो लीगल है लेकिन इलॉजिकल भी है कि जब इतना बड़ा एलिगेशन किसी जज के ख़िलाफ़ लगे तो उसे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। उसे जजशिप है उतनी देर तक उसे OSD बना दिया जाना चाहिए, या उसे जो भी ये कानूनन ऐसी पाबंदी जो होनी चाहिए जो कि नहीं है। तो वो तो ज़ाहिर साहब ने चले कानून के मुताबिक वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते रहे। तो उन्हीं जैसा 2018 में ये रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ जो खारिज हुआ, जो कि मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुका हूँ कि बड़ा ही स्ट्रेंज है कि कैसे मुमकिन है एक जज के ख़िलाफ़, और अभी भी वो जजमेंट 2014 की वही मौजूद है। तो वही जज साहब आप सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो जिस तरह मैंने सारे हालात बयान किए, ये कैसे होते हैं ये मामलात कि एक जज को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया जाता है, करप्शन का मुर्तकिब, करप्शन में मुलव्वस पाया जाता है, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट होल्ड करती है। फिर भी बाद में एक दूसरा बेंच बनता है, दूसरे जज साहब जब हेड करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो वो उन्हें एक्विट कर देते हैं, सिंपली एक्विट कर देते हैं। वो नोटिस जो शो काज नोटिस दिया गया है उन्हें, वो विड्रा कर लेते हैं, मीनिंग देयर बाय कि वो एक्विट हो गए। अच्छा, अब ये तो एक आपके सामने आई कि ये किस तरह जुडिशरी में होता है कि करप्ट जज जो करप्शन करता है वो किस तरह बच निकलता है, और इस तरह के हालात के बावजूद कि जबकि उसके ख़िलाफ़ वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद हो, और अभी भी वो रिमार्क्स वो सारे वहीं पे मौजूद हैं। वो डिसीजन, यानी रिमार्क्स क्या डिसीजन है बाकायदा कि ये मिसकंडक्ट की है, करप्शन की है, और ये सारा कुछ। अच्छा, ये तो एक स्टोरी होगी। अब दूसरा एक और देखें, ये दो मदर इकबाल सिद्धू और मज़ाहिर अली अकबर नकवी का रेफरेंस था कि इन जो भी करप्शन में मुलव्वस होते हैं वो किस तरह रिज़ाइन करके सारे बेनिफिट भी लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चलें कि उसके बाद काजी फाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो भी आपको पता होगा कि वो भी खारिज हो गया। अब जो मज़ीद फ़र्ख इरफान साहब एक जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस था कि पनामा पेपर्स में जो था उनका भी नाम था, जैसे कि नवाज शरीफ
वगैरह के ख़िलाफ़ केसेस चले थे। पनामा में और भी बहुत सारे लोगों के नाम शामिल थे। तो केसेस तो नवाज़ शरीफ और उसकी फैमिली के ख़िलाफ़ की हद तक ही चले हैं, बाकियों के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हुआ। और फ़र्रुख इरफान के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल था कि पनामा पेपर्स में तो नाम इनका भी है। तो अदरवाइज़ फ़र्रुख इरफान साहब बड़ी अच्छी रिप्यूट रखते हैं, बड़े अच्छे जज थे, बहुत कम्पिटेंट। तो लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने भी वो जब हेयरिंग हो रही थी उनके ख़िलाफ़, तो वो कॉन्फिडेंट तो थे, उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि ये पब्लिक की जाए सारी हेयरिंग, कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं अगर अब पनामा पेपर्स में मेरा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो नाम ही नहीं है, या अगर है भी तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने अगर कोई कंपनी बनाई है या ऐसा किया है तो वो सब लीगल है। ये तो एक आर्गूमेंट की बात है ना। तो उन्होंने वहाँ पे कंटेस्ट तो नहीं किया, वहाँ ऑप्शन दी गई उन्हें कि जी आइदर यू रिज़ाइन और फेस द म्यूज़िक। तो हुआ क्या, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, सारे बेनिफिट उन्हें मिल गए, पेंशनरी बेनिफिट मिल गए। और आपको पता है कि हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के बेनिफिट्स क्या होते हैं, मंथली उन्हें कितना पेट्रोल मिलता है, फॉर लाइफ उन्हें क्या क्या बेनिफिट पर्क्स मिलते हैं, परमानेंट उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, और पेंशन और बाकी बेनिफिट तो अलग हो गए, ये सारे भी होते हैं, ये सारे उन्हें मिल गए। तो फ़र्रुख इरफान साहब के मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर उन्हें फेस करना चाहिए था, म्यूज़िक फेस करना चाहिए था बजाय रिज़ाइन करने के। तो केसेस तो अभी भी पेंडिंग है जजेस के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट के, जो कि इस तरह से डिसाइड भी नहीं हुए, तो वो चलता रहता, वो अपना जो उनका मौक़िफ़ था वाज़े तौर पे पेश कर। लेकिन लगता ये है कि हेयरिंग में आइदर कि वो सेटिस्फाई नहीं कर सके, या उन्हें पुट कर दिया गया कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम तो एक्शन लेने जा रहे हैं। ज़ाहिर है यही पोजीशन होगी, तो उन्होंने देखा होगा कि मैं केस अपने हक़ में आर्गू नहीं कर सकता, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाद में भी माइट भी साबित ना हो सकें, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये तो एक ऐसी डिस्कशन थी, इनमें मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है कि जो वो जजेस, हाई कोर्ट के जजेस बड़े अच्छे परफॉर्म करने वाले भी हैं, लेकिन बाज़ जजेस जो करप्शन में मुलव्वस पाए जाते हैं, और नॉट ओनली मुलव्वस पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल होता है, और वो रेफरेंस चलता रहता है। तो फिर किसी ऐसी स्टेज पे उन्हें पुट कर दिया जाता है कि जी आप रिज़ाइन कर दें तो बेनिफिट ले लें, वरना आप ज़ाहिर प्रोसीड किया जाएगा और आपको कन्विक्ट किया जा सकता है। तो ये सारी डिस्कशन का खुलासा ये है कि होना क्या चाहिए, होना ये कि जब रेफरेंस फाइल हो जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये नहीं करना चाहिए कि उसे सुजेशन पुट कर दी जाए। ये कैसा है, क्या किसी आम एक्यूज़ को भी ऐसा बेनिफिट दिया जाता है? और ये जो उन्हें ऑफ़र की जाती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं उसमें है कि जब एक्यूज्ड साबित होने लगे तो उसे ये ऑफ़र करें, नहीं, ऐसा नहीं है। ये खुद से डेवलप कर ली गई है चीज़। ये किस तरह, इसके पीछे क्या ऐसा कि जूरिस्प्रूडेंस का असूल है कि सामने एक्यूज बैठा हुआ है, सारी चीज़ें साबित हो रही हैं, तो उसे एक बेनिफिट दे दिया जाए कि जी उसे भागने का रास्ता दे दिया जाए। तो ये तो बेसिकली गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। SJC सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई राइट नहीं है कि वो इस तरह करें। तो ये तो ऐसी चीज़ें जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो एक्सपोज कर रहा हूँ, पब्लिक के सामने भी ला रहा हूँ, और लायर्स के लिए भी हैं ये चीज़ें जो मुकम्मल डिटेल के साथ मैं बयान कर रहा हूँ। और एक जज ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, उनके मतलब भी मैंने जो कुछ बयान किया है जो फैक्ट्स की बेस पे है, जो फैक्ट्स की बेस पे है वो बैठे हुए जो जजेस सर्विंग जज हैं या रिटायर्ड हैं, सबके मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सर्विंग जज कोई ऐसी चीज़ में मुलव्वस पाया गया है या ऐसा कोई कंडक्ट माजी में रहा है तो मैं बात ना करूं। मैं सारी बात जो कर रहा हूं वो फैक्ट्स की बुनियाद पे कर रहा हूं, जो कि ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। तो इस वीडियो के साथ आपने बहुत कुछ गेन किया होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको पता चली होंगी। मैं बीइंग अ लॉयर, मैं चाहता हूँ कि बजाय हम दूसरों को लेक्चर दें, मैं खुद भी शामिल हूँ, जज वकील, वो खुद अपना कंडक्ट तो देखें कि वो क्या करते हैं, किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को। जजेस को कर जाते हैं, वकीलों को करते हो, तो ये ट्रेंड गलत है। इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और उनके लिए कौन बोलेगा, जो आम पब्लिक है, जो कि रोज़ाना पिसती है, उसे इंसाफ लेने में कितनी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। उसे तो अगर वो कहीं कोर्ट में फंस जाए बंदा,
और ख़ास तौर पे हाई कोर्ट में चला जाए इंसाफ लेने के लिए, तो आपको पता है कि लेफ़्ट ओवर केसेस किस तरह होते हैं। ये मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में बयान करूंगा कि वहाँ जुल्म और सितम के लफ्ज़ मैं यूज़ करूंगा जो कि आम पब्लिक के लिए भी हैं, कि जो बंदा इंसाफ लेने आता है उसे किस तरह रगेदा जाता है या उसे कितनी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। तो इसी चीज़ के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं वेलकम करूँगा। मैं नाम तो मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूँ, अपना फ़ोन नंबर भी आरिफ करीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, फ़ोन नंबर मेरा 0322-588-1820। तो इसके साथ नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि ये जो मैं एक बिल्कुल यूनिक टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मैं बना सकता हूँ क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग अ सीनियर एडवोकेट, ये सारी चीज़ें जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हमारे सामने आती हैं, तो उन्हें डिस्कस किया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए, सो दैट कि बेहतरी की सूरत निकल सके। आफ्टर ऑल हमें बेहतरी की तरफ जाना है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।